नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस 2023 के लेवल फर्स्ट के बारे में कि उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। लोग बता रहे हैं कि बहुत ही कम कट ऑफ रहने वाली है, तो यही बात का समर्थन हम करेंगे कि लेवल फर्स्ट की कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी। जो अनुमान हमने एग्जाम देने से पहले लगाया था उससे कम 10 से 15 सवाल कम रहने की पूरी संभावना है। तो आज हम बात करेंगे कि कम किस प्रकार से रह सकती है मेरिट। पूरे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि वो पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर, अगर ये पॉइंट पूरे एग्जाम में फॉलो हुए हैं तो मेरिट जरूर कम रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट हुए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करें आवेदन की। रीट के आवेदन कितने हुए हैं। रीट फर्स्ट लेवल के आवेदन जिन्होंने पात्रता पास करी है, पात्रता पास करके जो यहाँ तक पहुंचे हैं मेंस एग्जाम के लिए 2,12,259 छात्र ऐसे थे जो कि क्या कर रहे हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे। जब मेंस एग्जाम हुआ तब 25 को जो एग्जाम हुआ उसमें उपस्थिति कितने छात्रों ने दर्ज कराई है, 1,96,696 छात्रों ने उपस्थिति दर्ज करवाई एग्जाम हॉल में। मतलब मान के चले तो कितने छात्र लगभग अब्सेंट रह गए आपके, लगभग 16 से 17 हजार के लगभग छात्र अब्सेंट रह गए थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। कितनी पोस्ट हैं, 21,000 पोस्ट हैं आपके पास में। उन 21,000 पोस्टों का जब मैंने उपस्थिति में भाग दिया तो मेरे पास 9.36 प्रतिस्पर्धा निकल के आई, यानी कि 9 छात्र जो एग्जाम में बैठे हैं उनमें से एक छात्र 101% एग्जाम में क्वालिफाई होगा मेंस के अंदर, यानी कि 9 छात्रों में से एक छात्र को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। यानी देखिएगा, प्रतिस्पर्धा देखिए बहुत कम है, प्रतिस्पर्धा बहुत कम है। अगर लेवल सेकंड की बात की जाए तो बीएसटीसी के शायद ही इतिहास में ऐसी कभी हुई हो भर्ती जिसमें इतनी कम प्रतिस्पर्धा हो, वरना देखा होगा 100, 150, 200 छात्रों में से एक पास होता है, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा कितनी है, 9.36। क्यों है, क्योंकि 2 एग्जाम हो चुके हैं, पर पात्रता का अलग, उसमें कुछ छात्र रह गए। उसके बाद बात करें, इन 21,000 में से 19,192 नॉन टीएसपी के पद हैं। बहुत ही ज्यादा नॉन टीएसपी के पद हैं, अब की बार 19,192 है। और टीएसपी की बात करें तो 1,808 पद जो है वो टीएसपी के हैं। अब देखिएगा, सफलता केवल 21,000 छात्रों को मिलेगी। जो 2,12,000 जो छात्र बैठे थे उसमें से 1,96,000 ने एग्जाम दिया, उसमें से केवल 21,000 को सफलता मिलेगी। तो ये जो 1,75,000 छात्र है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उनको डबल उत्साह के साथ में तैयारी में लग जाना है। बहुत ही जल्द वापस वैकेंसी आएगी, बहुत ही जल्द वैकेंसी आएगी। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है तो समाज है, समाज के ताने हैं, रिश्तेदारों के ताने हैं, फैमिली का पूरा प्रेशर है। जिस भर्ती के लिए वो दिन रात एक कर रहे थे, परिवार के ताने सुने, फैमिली के जो प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है। सबसे बड़ा प्रेशर फैमिली का होता है, रिश्तेदारों का होता है। वो जब आप सफल हो जाओगे तो वो यही कहेंगे, हमें तो पहले ही पता था, जब ये तैयारी करने लगा तभी से हमको पता था कि ये एक दिन सफल जरूर होगा। और आप अगर असफल हो जाते हैं, उन्हीं के मुंह से वो शब्द निकलेंगे कि हमें पहले ही पता था ये कहीं नहीं लगेगा, ये कहीं पर भी नहीं लगेगा, इसके बस की बात नहीं है गवर्नमेंट जॉब। और अगर आप लग गए तो ये कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था ये बंदा जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो आपको समाज के तानों से घबराना नहीं है, डबल उत्साह के साथ लगना है। क्योंकि जो 6 से 7 लाख शुरू के अंदर लेवल फर्स्ट में थे, उन छात्रों में से आप 2,12,000 छात्रों में पहुंचे हो, मतलब काबिलियत है आप में, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। वरना 4 से 5 लाख जो छात्र जो क्वालिफाई ही नहीं हो पाए हैं मेंस के लिए, उनका भी तो सोचो, उनसे तो आप कितने आगे हो, उनसे आगे हो। और इसके बाद बात करें, बहुत ही बड़ी भर्ती है, बहुत बड़े पैमाने पे ये भर्ती है। 21,000 पोस्ट है, अभी 15,000 की पहले गई थी, 21 की जस्ट आ गई। अगर लेवल सेकंड की बात करें तो पहले वाली कैंसिल है और अभी वाली में भी पोस्टें कम की गई थी। तो इनके बहुत बड़ी भर्ती होने के बाद देखो, छात्रों ने दिन रात एक करी है। फैमिली का प्रेशर, समाज का प्रेशर, किसी सगाई का प्रेशर, किसी शादी का प्रेशर कि अगर नौकरी लग जाओगे तो इससे शादी हो जाएगी। उस शादी के चक्कर में छात्र ने दिन रात एक कर दिए कि अगर मैं नौकरी लग गया तो इस लड़की से शादी हो जाएगी, इस लड़के से मेरी शादी हो जाएगी, तो मेरे को घर के काम से बचना पड़ जाएगा। तो उसको देखते हुए दिन रात एक करिए छात्रों ने 4-4 घंटे सो करके। कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो मतलब एंड टाइम पे मतलब टैबलेट लेकर सोने का काम करते थे कि उनको नींद नहीं आती थी।
लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो ना तो पेपर सरल था, ना तो पेपर सरल था और ना ही कंपटीशन हद से ज्यादा था। तो पहली बात करें, पेपर बिल्कुल भी सरल नहीं था। इतना भी शुरू के जब सवाल खोलने बैठे तो ऐसा लगा कि भाई साहब मेरिट तो बहुत ही हाई जाएगी, क्योंकि जैसे ही जीके के सवाल खोले, जीके बिल्कुल सरल सवाल थे, बिल्कुल सरल सवाल थे। ऐसा भी नहीं कि हर एक सवाल सरल था। इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से सवाल मुश्किल थे, किन किन सवालों पे आपके आपत्तियां लगी है, ज्यादा आपत्तियां किस पे लगी है, उन आपत्तियों के आधार पर पूरा अंक निर्धारण कैसे होगा, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो जो प्रश्न जो सरल थे ना, वो बहुत ही ज्यादा सरल थे, वो बहुत ही ज्यादा सरल थे। लेकिन जो कठिन प्रश्न थे ना, वो बहुत ही ज्यादा कठिन थे। तो लेवल की बात करें तो न तो सरल लेवल था पेपर का, न कठिन लेवल था, मीडियम साइज का लेवल था। लेकिन जो छात्र कह रहे हैं ना कि पिछली बार 130 मेरिट गई थी, इस बार तो आपने अटेंड ही 130 करें, पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, पेपर हद से ज्यादा सरल था। लेकिन इस बार की बात करें, पेपर टफ था और माइनस मार्किंग और थी। उस जो सरल सवाल शुरू के अंदर मिले आपको, पेपर का लेवल सरल और कठिन दोनों स्तर का था। और कठिन की बात करें तो कठिन के सवाल वो आए थे जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिले, कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। वो सवाल कठिन सवाल निकल कर आए आपको। एक सवाल जैसे कि मान के चले अभी इसके अंदर अगर 15 सवाल कठिन थे, तो 15 के 15 सवाल, ऐसी एक भी गाइड नहीं है जिसमें वो 15 के 15 कठिन सवाल मिल जाए। मतलब उन सवालों के आंसर निकालने के लिए हमें अलग अलग गाइडों का प्रयोग लेना पड़ा कि ये प्रश्न कौन सी गाइड में मिलेगा, यहाँ इस गाइड में नहीं है तो इस गाइड में मिलेगा। मतलब पेपर सरल के साथ साथ कठिन भी था। कठिन इतना था कि उन सवालों को तो छात्र टच ही नहीं कर पाए। साहित्य की बात करें, आईसीटी की बात करें, लेवल बहुत ज्यादा कठिन था उनका, बहुत ही ज्यादा कठिन था। 5-5 सवालों में से छात्र 1 से 2 सवाल तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। बीएस इसके बाद बात करें, देखो इसी पूरी लेवल फर्स्ट के अंदर कुछ छात्र ऐसे भी थे, कुछ छात्र ऐसे भी थे जो प्रथम वर्ष के छात्र थे, जो सम्मिलित हुए हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आएगा उनका फाइनल ईयर का तो वो उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो मैं औसत अगर मैंने बात करी प्रतिस्पर्धा 9 के लगभग रखने की, तो यहाँ उन छात्रों को घटाने के बाद मैं प्रतिस्पर्धा को 7 पर ले आता हूँ कि 7 छात्रों में से एक छात्र नौकरी जरूर लगेगा ही लगेगा। जो पहले 9 में से लग रहा था अब 7 में से लगेगा। अब देखो यहाँ पर इस लेवल की बात करें, सब कह रहे हैं मेरिट कम जाएगी कम जाएगी। तो प्रमुख कारण क्या क्या है मेरिट कम जाने के? सबसे पहला कारण की बात करूं तो छात्रों ने जैसे ही सरल सवाल देखे, अटेंड बहुत ही ज्यादा करे। क्या करें? अटेंड बहुत ही ज्यादा करे हैं। अटेंड ज्यादा करें तो आप किसमें चले गए? एम के अंदर चले गए, नेगेटिव मार्किंग के अंदर चले गए। किसी ने अगर 130 अटेंड करे हैं तो 101% श्योर है कि उसके कम से कम 20 से 25 सवाल जरूर गलत हुए हैं, 20 से 25 सवाल गलत हुए हैं। उसके बाद जब एग्जाम हॉल में बैठे थे आप, तो एक तो अनुभव की कमी थी, क्योंकि बीएसटीसी लेवल के जो छात्र होते हैं पहले 12th करने के बाद बीएसटीसी करते हैं, उनको अनुभव बहुत कम होता है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अनुभव मतलब बहुत कूट के भरा होता है, लेकिन ज्यादातर में क्या थी? अनुभव की कमी थी। बड़ी भर्ती का दबाव था कि इतनी बड़ी भर्ती अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं पर भी अपना नहीं होगा, तो बड़ी भर्ती का भी दबाव था। उसके साथ सबसे बड़ा दबाव था फैमिली का दबाव कि अगर इस भर्ती में नहीं लगे तो फिर अब दूसरी कोई जॉब ही पकड़ लेना, सूरत चले जाना, वहां चले जाना, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी है। साथ में रिश्तेदारों के जो ताने थे, सबसे ज्यादा पड़ोसियों के ताने, घर से बाहर निकलो और भाई साहब कितने नंबर बन रहे हैं, अरे यार इतने पे तो नहीं होगा तुम्हारा। उनका ये कहना इतने पे तो नहीं होगा तुम्हारा अपने माइंड में टेंशन दे जाता है। उस टेंशन को अपन को लेना ही नहीं है। भगवान ने 2 कान दिए आपको, दोनों के दोनों सुनने के लिए नहीं दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस कान से सुनना है आपको और इस कान से बाहर निकाल देना है। अगर इससे सुन के इससे बाहर निकाल दोगे जो काम की चीज नहीं है उसे, तो जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। और अगर आपने इस कान से सुनने के बाद में इस कान के अंदर ही रख ली वो बात जो नहीं रखनी चाहिए थी, तो ध्यान देना माइंडली बहुत प्रेशर हो जाओगे और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो अब बात करें फैमिली दबाव के बाद बात करें, सिलेबस बिल्कुल नया था। सिलेबस क्या था? बिल्कुल ही नया था। सिलेबस नया था, जीके बहुत ही ज्यादा वेटेज कर दिया गया, आईसीटी नहीं जोड़ दी गई, कंप्यूटर करंट के सवाल जोड़ दिए गए, साहित्य, राजस्थान साहित्य ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। जो सिटी के छात्र थे उनको सवाल ही समझ नहीं आए, सवाल ही समझ नहीं आए। मतलब मारवाड़ी भाषा के अंदर जो सवाल दिए हुए थे, राजस्थानी भाषा के अंदर सवाल दिए हुए थे, वो सिटी के जो छात्र थे उनको सवाल समझ में नहीं आए कि करना क्या है।
बीसलदेवरो संबंध कौन सा ग्रंथ सो है, कौन सा सु है। मतलब ऐसे सवाल जो लैंग्वेज ऐसी प्रयोग में ली गई, सिटी के छात्र उस लैंग्वेज से उन सवालों को अटेंड ही नहीं किया उन्होंने, और अटेंड करा तो बीसलदेवरासो तो बहुत ही आपत्तियों वाला सवाल है, सबसे ज्यादा आपत्तियां इसी प्रश्न पर लगी है। अब बात करें जो एग्जाम होने के पहले, जैसे कि एग्जाम के अंदर अपन बैठते हैं तो अपन ने पेपर सरल देखा कि ये तो सरल है, और अपन ने सोच लिया, माइंड में सोच लिया कि 130 से मेरिट कम नहीं रहेगी, 130 सवालों से मेरिट कम नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर पहुंचे अपन, फिर पता चले यार 5-6 सवाल तो अपने गलत हो गए, अपन 120-25 तक तो है, 120 तक तो है। लेकिन जैसे जैसे बस में बैठ के या अपने वाहनों के द्वारा जैसे घर पे पहुंचे, रास्ते में किसी से बात करी और करी, अरे यार ये तो 110 पे रह गया, अपन 110 पे रह गया। लेकिन जब अपन ने किसी कोचिंग संस्थान की शाम को बैठ के आंसर की मिलाई, अरे यार अपने तो 105 ही सही हो रहे, 105 सही हो रहे। लेकिन जब ऑफिशियली आंसर की आई तो वो 105 सवाल जिनके सही हो रहे थे वो 100 के अंदर चले गए, वो 100 के अंदर चले गए। तो कहां हम एग्जाम में बैठे बैठे 130 कर रहे थे और कहां हम 100 के अंदर चले गए हैं। तो अगर मैं बात करूं ना, ओवरऑल बात करूं तो 100 से ऊपर की तरफ बहुत ही कम छात्र है। मैंने कम से कम काफी छात्रों से बात करी जो हमारे कोचिंग से हैं, हमारे लाइब्रेरी में जो आते हैं, जो इंटेलिजेंट बंदे थे, उनके किसी के 97 है, किसी के 95 है, किसी के 104 थे लेकिन वो आज 97 पे है, किसी के 97 थे तो वो 91 पे है। मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ, वो छात्र 100 से कम है। तो देखिएगा 100 से ऊपर बहुत कम छात्र मिलेंगे आपको। इसके बाद बात करें आपत्ति वाले सवालों की। अगर मैं आपत्ति वाले सवालों की बात करूं, 5 से 6 सवाल है जिन पे हद से ज्यादा आपत्तियां लगी है। 7 लाख से ज्यादा आपत्तियां लगी है टोटल फर्स्ट लेवल में, कितनी 7 लाख से ज्यादा आपत्तियां। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिस पर आपत्तियां सबसे ज्यादा लगी है, बीसलदेवरासो और संबंध कौन सा ग्रंथ सु है, मतलब किस इससे है। तो सबसे ज्यादा अगर किताबों की बात की जाए तो किताबों में उसको वीर रस कर रखा है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसको क्या माना है, श्रृंगार रस या प्रेम रस। तो उस पे आपत्तियां सबसे ज्यादा अगर किसी प्रश्न पे आपत्तियां लगी है तो इस प्रश्न पर लगी है। और छात्रों बता दूं मैं, कई बुक्स ऐसी भी है ऑथेंटिक बुक जिसमें इसको प्रेम रस भी बता रखा है, श्रृंगार रस भी बता रखा है। तो ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा, ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा। कंवर सेन द्वारा जो राजस्थान नहर का निर्माण या राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई, ये प्रश्न भी काफी विवादों में रहा है। 130 छात्रों पर अध्यापक की नियुक्ति कितनी होगी, आरटी के तहत 4 छात्रों को 4 टीचर की नियुक्ति कर रखी है, लेकिन कईयों ने उसको प्रधानाध्यापक को भी अध्यापक, ध्यान रखना उसमें अध्यापक नाम था। इस पर आपत्तियां लगाई है कि लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं थी। अब वो बोर्ड का काम है कि बोर्ड बैठेगा पूरा, अपने विभिन्न प्रकार के उनके टीचर्स बैठेंगे, उन टीचरों की पूरी कमेटी बैठेगी, उस कमेटी के आधार पर वो निर्णय लेंगे कि इस सवाल की लैंग्वेज सही है या नहीं है। फिर बात करें मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है, उसके अंदर सवाल था कि मरु राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है। लैंग्वेज काफी अलग थी, इसके ऑप्शन काफी अलग थे। खिलाड़ी का एक सवाल आया था जिसमें कहा गया था पद्म पुरस्कार से संबंधित राजस्थानी खिलाड़ी, ऐसा कुछ सवाल था। तो ये 2 सवाल ऐसे हैं जिन पर लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, फर्क पड़ रहा है लैंग्वेज का। उस लैंग्वेज की वजह से वो प्रश्न, ये 2 प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है। बाकी ये 4 सवाल ऐसे हैं, 3 सवाल और भी बहुत सारे सवाल हैं, कम से कम 15 से 20 सवाल ऐसे हैं जो लेवल भी अलग था उनका। लेकिन ये 5 सवाल मैंने वो लिए हैं जिन पे सबसे ज्यादा आपत्तियां लगी है। हमने ग्रुप में जब मैसेज करे तो इन्हीं 5 पर ज्यादा आपत्तियों के सवाल आ रहे थे कि इन पर आपत्तियां ज्यादा लगी है, सबसे ज्यादा बीसलदेव वाले पे। तो ये 3 सवाल तो ऐसे हैं जबकि मुझे लगता है शायद ही डिलीट करे बोर्ड, लेकिन ये 2 सवाल लैंग्वेज के मद्देनजर रखते हुए डिलीट हो सकते हैं। और अगर प्रश्न डिलीट होते हैं तो अंक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, आपके अंकों में निर्धारण का क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। यदि आपने जैसे कि अटेंड 120 करे हैं, पहली बात तो देखो, अगर किसी के 300 प्रश्न है, 300 नंबर है और 150 प्रश्न, यानी प्रत्येक सवाल कितने अंक का हो गया, 2 अंक का प्रत्येक सवाल हो गया। अब अगर 2 प्रश्न डिलीट कर दिए बोर्ड ने क्या करा, 2 प्रश्न डिलीट कर दिया, यानी 300 अंक 300 ही रहेंगे। लेकिन अब प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है, 148 हो गई। अब जो पहले 2 नंबर का सवाल था, अब वो कितने का हो गया, 2.02 का हो गया। कितने का हो गया, 2.02 का हो गया। अब यानी कि कोई सवाल आपके सही होता है तो उसके आपके 2.02 नंबर मिलेंगे, 2.02 7 नंबर मिलेंगे। अब देखो किस प्रकार से, जैसे कि अगर आपने अटेंड 120 सवाल करे हैं, 120 सवाल अटेंड करे हैं और 110 सवाल आपके सही है, 110 सवाल आपके सही है,
और वो जो 10 प्रश्न है आपने गलत करे हैं, तो अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा? पहला तो सही प्रश्न गुणा अंक भार, क्या करेंगे? सही प्रश्न गुणा अंक भार माइनस गलत प्रश्न गुणा अंक भार। सही प्रश्न कितने हैं उनको गुणा करेंगे, अंक भार कितना है? अंक भार सही प्रश्न का कितना हो जाएगा? 2.02 होगा। कितना होगा? 2.02। गलत प्रश्न का अंक भार कितना होगा? 0.33 या 1/3। जैसे कि सही प्रश्न आपके कितने हैं? 110 है, अंक भार कितना हो जाएगा? 2.02। माइनस करना है गलत प्रश्न कितने करें आपने? 10। गुणा करेंगे अंक भार जब इसका करेंगे तो आ जाएगा अपने 1/3। और इस प्रकार से जब इसके नंबर की बात करें तो वैसे 220 के लगभग होते हैं, लेकिन वैसे कितने नंबर हो जाएंगे आपके? 224-25 के लगभग हो जाएंगे, 222-23 के लगभग नंबर हो जाएंगे अगर इनको काट पीट के करते हैं। 110 को 2.02 से करते हैं, माइनस करते हैं 10 गुणा 1/3 यानी कि 3.33 नंबर वापस कम हो जाएंगे जो अपने गलत हुए हैं। तो अंकों का निर्धारण आप समझ चुके होंगे। प्रश्न डिलीट होने के बाद में ये नहीं है कि आपके 4 प्रश्न डिलीट हो गए बोर्ड से तो 4 यानी कि 8 नंबर कम हो जाएंगे, 292 नहीं रहेंगे, नंबर वो के वही रहेंगे 300। लेकिन जो उनका भाग है पहले 150 का जा रहा था, अगर 4 गलत हो गए तो वो भाग 146 का जाएगा और 146 के आधार पे वो परसेंटेज निकलेंगे कि आपके 4 प्रश्न गलत है तो जो 2.02 की जगह कितने गलत सही प्रश्नों को उसी अंक बार से गुणा कर दिया जाएगा। तो ये तो थे अपने प्रमुख कारण। इसके बाद बात करते हैं कुछ कठिन सवालों की। कठिन सवालों के बाद बात करेंगे अपन टीएसपी एरिया की मेरिट किस प्रकार रह सकती है, नॉन टीएसपी की मेरिट कितनी रह सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, नए छात्र हैं, तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं लेवल फर्स्ट की टीएसपी व नॉन टीएसपी की कट ऑफ मेरा अनुमान। देखिएगा हमने एक अनुमान लगाया है, विभिन्न प्रकार के पोल लिए हैं, विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करे हैं, इसके सटीक निकालने की कोशिश करिए क्या क्या कारण है जिसकी वजह से मेरिट नीचे रह सकती है। वो सभी के सभी कारण मैंने आपको बताए हैं और एक एक कारण को पूरे विस्तार से बताने की पूरी कोशिश करी है मैंने। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टीएसपी के अंदर पोस्टें कितनी है? 1808 है, जनरल 794, एससी 74, एसटी 702 पोस्टें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की मेरिट रहने की पूरी संभावना है 80 से 82, 80 प्लस यानी 80 से लेकर के 82 सवाल। अब देखो अपन यहाँ बात करेंगे पूरे के पूरे प्रश्नों की, सभी के सभी अंदर बात करेंगे प्रश्नों की। 80 से 82 अगर प्रश्न आपके सही है तो ये मेरिट में बने हुए हैं जनरल के साथ। एससी की अगर मैं बात करूं तो 65 से 70, एससी की अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 रहने की पूरी संभावना है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी की लगभग 62 से 70 के लगभग रहने की संभावना है। देखिए कि एक हम अनुमान लगा रहे हैं, वास्तविकता का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमने एक विभिन्न प्रकार के जो विश्लेषण करे हैं उनके आधार पे एग्जैक्ट बता रहे हैं कि या तो इससे 1-2 नंबर कम रह सकती है या 1-2 नंबर ज्यादा, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हमें बता रहे हैं उससे 10-10 नंबर बहुत ज्यादा चली जाएगी या 10-10 नंबर कम आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें अपन लोअर डिवीजन की। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी, जो सीखने में असक्षम हो उसकी मेरिट रहने की संभावना है 55 प्लस। टीएसपी के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि 55 प्लस। बीएल की बात करते कि हमने यहाँ फुल फॉर्म ब्लाइंड से संबंधित है बीएल, उनकी है 30 से 40 मेरिट रहने की संभावना है टीएसपी के अंदर। HI हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि जो हियरिंग यानी कि स्वर्ण क्षमता से संबंधित है, जो उसके अंदर हो जाएगी आपके 30 से 35। टीएसपी एरिया की बात करें 30 से 35 रहेगी। एसएलडी के फुल फॉर्म की बात करें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो इसकी मेरिट रहने की संभावना है वही 30 से 35 की बात करें। विडो यानी कि विधवा है, उनकी अगर मैं बात करूं तो 60 से 65 रहने की मेरिट है। और डाइवोर्स से वाले हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो मेरिट रहने की संभावना है 55 से 60 सवाल। सभी बात अपन प्रश्नों के अंदर कर रहे हैं। देखिए जनरल की मेरिट है 80 से 82, एससी 65 से 70, एसटी 62 से 70, एलडी 55 प्लस, बीएल 30 से 40, एचआई 30 से 35, एसएलडी 30 से 35, डब्ल्यूडी 60 से 65 और डीआईवी डिवोर्स 55 से 60 के मेरिट। ये पूरी की पूरी मेरिट की बात करिए अपन टीएसपी से संबंधित। अब बात करेंगे अपन नॉन टीएसपी की।
नॉन टीएसपी की बात करो तो टोटल पोस्ट कितनी है अपने पास 19,192 पोस्ट है, बहुत ज्यादा पोस्ट है। इसके बाद इनको डिवाइड किया गया तो जनरल की पोस्ट है 6,896, ईडब्ल्यूएस की है 1742, ओबीसी की 3634, एमबीसी 865, एससी और एसटी की भी है। अगर मैं बात करूं जनरल की, यहाँ मेरिट कितने रहने की संभावना है, हमने पिछले वीडियो में जो बताया था वो था मेरिट जो ऑफिशियल आंसर की आई उससे पहले का था। अब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, मेरिट के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आया है, तो उससे संबंधित अगर बात करें तो मेरिट कितनी रह सकती है, तो देखिए मेरिट यहाँ पर रहने की पूरी संभावना है। जनरल की मेरिट 91, लगभग 91 से लेकर के 94 से 95 सवाल अगर किसी के सही है तो वो जनरल वाले मेरिट में बने हुए हैं, कट ऑफ की दौड़ में बने हुए हैं। अब ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की मेरिट की बात करूं तो ओबीसी की है अपने लगभग 1 या 2 नंबर का फर्क रहेगा, 90 से 94 सवाल, 90 से 94 जनरल और ओबीसी में। ओबीसी के अंदर सीटें कम है और छात्र ज्यादा है, जिसकी वजह से ओबीसी की मेरिट लगभग जनरल के आज के समय लगभग पास में ही जाती है या एक ही रहती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की यहां से 2 से 3 नंबर कम रहती है, तो लगभग 86 से 90 के लगभग है। 86 से 90 सवाल जिनके ईडब्ल्यूएस के अंदर सही है वो पूरे रेस में बने हुए हैं। नॉन टीएसपी की बात करें तो एमबीसी की बात मैं करूं तो एमबीसी के लगभग हमने रखा है एमबीसी 85 सवाल, जिसके 85 से लेकर के 88 सवाल सही है। पूरे के पूरे प्रश्नों की बात कर रहे हैं अपन, 88 तक प्रश्न जिसके सही है वो रेस में बना हुआ है और फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में है। अब बात मैं करूं एससी की, एससी की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा एससी की बात करूं तो 82 से 84 प्रश्न जिसके सही है वो रेस में बना हुआ है। एसटी की बात करूं तो 80 प्लस, लगभग 80 प्लस ने 78, एसटी की बात करूं तो 78 से लेकर के 82 सवाल जिनके सही है वो रेस में बने हुए हैं नॉन टीएसपी की लेवल फर्स्ट के अंदर बात करें तो। अब बात करें अपन डाइवोर्स की, डाइवोर्स की मेरिट रहने की संभावना है लगभग 72 प्लस, डाइवोर्स की है 72 प्लस के लगभग, और विडो की है 60 प्लस। विधवा और डिवोर्स वाले जो 60 प्लस विधवा और डिवोर्स वाले 72 प्लस रहने की पूरी संभावना है लेवल फर्स्ट की कट ऑफ की बात करें तो। अब देखिए स्पेशल कैटेगरी की बात करें, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन की बात करो 30 प्लस अगर जिसके हैं, एक्स सर्विसमैन हो, बीएसटीसी लेवल फर्स्ट में हो और उसके अगर 30 सवाल भी सही हो रहे हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। अब स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं अपन। स्पेशल कैटेगरी में सबसे पहले आपके आता है लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने करने में असक्षम है, उनकी मेरिट रहने की संभावना है 70 प्लस। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो 70 प्लस रहने की पूरी संभावना है। इसके बाद बात करें बीएल, बीएल की बात करें ब्लाइंड वाले की तो 40 प्लस रहने की पूरी संभावना है, 40 प्लस। अब बात करें एचआई, एचआई की बात करें हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी मेरिट रहने की संभावना है आपके 45 प्लस। कितनी मेरिट रहने की संभावना है? 45 प्लस। एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मेरिट रहने की पूरी संभावना है मित्रों यहाँ पे लगभग वापस 40 प्लस, यानी 40 से ऊपर की तरफ। तो देखिए कि ये हमने स्पेशल वालों की भी बताई है, टीएसपी की भी बता दी है, नॉन टीएसपी की भी बता दी है, एकदम एग्जैक्ट आपको क्यों मेरिट इतनी कम रह सकती है वो सभी के सभी कारण भी बता दिए हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है, तो हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।